हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिशारिया और आज हम लोग इंडियन पिनल कोड आईपीसी में देखने वाले हैं जॉइंट लायबिलिटी में सेक्शन 35। सेक्शन 35 जो है धारा 35 जो है वो एक समान आशय सिमिलर इंटेंशन के बारे में आपको बताती है। देखिए सेम बात है क्रिमिनल लायबिलिटी की। जब हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी दो तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है, एक इंडिविजुअल लायबिलिटी के तहत और दूसरा हम लोग देखते हैं जॉइंट लायबिलिटी के तहत। इंडिविजुअल लायबिलिटी में व्यक्तिगत दायित्व होता है किसी व्यक्ति का और जॉइंट लायबिलिटी में क्या होता है, संयुक्त दायित्व होता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो इंडिविजुअल लायबिलिटी का मतलब होता है जब किसी एक पर्सन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी बनती है। जब एक पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो इंडिविजुअल लायबिलिटी कहलाती है और जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर किसी ऑफेंस को कहते हैं तो वो जॉइंट लायबिलिटी कहलाती है। अब जॉइंट लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास दो प्रोविजन है, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे सेक्शन 34 पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले सेक्शन 35 के ऊपर। क्लियर? चलिए देखेंगे। सबसे पहले क्रिमिनल लायबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली तीन प्रिंसिपल यहाँ पर आपको क्रिमिनल लायबिलिटी को लेके मिलते हैं। सबसे पहला वाला प्रिंसिपल जो मिलता है वो कहता है आपको कि व्हेन ही हिमसेल्फ कमिट अ क्राइम, जब व्यक्ति स्वयं अपराध करता है। व्हेन ही हिमसेल्फ कमिट अ क्राइम, जब एक व्यक्ति स्वयं अपराध करता है तो एक तो ये बात होती है। दूसरा प्रिंसिपल आपको मिलेगा क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश करने का कि व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन क्राइम, जब एक व्यक्ति किसी ऑफेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने कैसे पर्सन है, सेवरल पर्सन होते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। थर्ड वाले अगर प्रिंसिपल को आप देखेंगे व्हेन द क्राइम इज कमिटेड बाय द थर्ड पार्टी रेदर देन हिमसेल्फ। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि जब एक पर्सन किसी ऑफेंस को करता नहीं, किसी थर्ड पर्सन से करवाता है। तो फर्स्ट वाले क्लॉज को अगर आप देखेंगे और लास्ट वाले क्लॉज को देखेंगे तो इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जाती है। लेकिन ये सेकंड वाला जो ग्राउंड है आपका, ये जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, संयुक्त दायित्व की बात करता है। क्यों? कि उसमें एक पर्सन जो है किसी ऑफेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लोग पहले ही उस ऑफेंस को कर रहे होते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये थी बात आपने क्रिमिनल लायबिलिटी की। अब इसके बाद देखेंगे व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन क्राइम। इसको कैसे करेंगे? व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन क्राइम, इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेवरल पर्सन होना चाहिए, एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। सेवरल पर्सन का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन। ठीक है, मोर देन वन पर्सन क्या होना चाहिए, जॉइंट लायबिलिटी होती है। और इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये जॉइंट लायबिलिटी हम क्या करेंगे, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करने वाले, यहाँ पर धारा 35 के हिसाब से यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। क्लियर? अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे सेक्शन 35। सेक्शन 35 जो सिमिलर इंटेंशन की आपसे बात करता है। सेक्शन 35 जो आपसे सिमिलर इंटेंशन की बात करता है। सिमिलर इंटेंशन का मतलब होता है एक समान आशय। देखिए, एक समान आशय। अगर आपको याद हो, सेक्शन 34 में हम लोग बात करते हैं सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करते हैं सिमिलर इंटेंशन। ध्यान देना जरा यहाँ पर। इसका मतलब है कि अगर सेक्शन 34 की हम लोग बात करें तो सेक्शन 34 में लोग जब एक से ज्यादा होते हैं लेकिन उनका इंटेंशन एक होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन कहते हैं। सेक्शन 35 में लोग जब एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका इंटेंशन कैसा होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये इंटेंशन कैसा होता है, एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो कहलाता है सिमिलर इंटेंशन। अब इसको क्रिमिनोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 35 में। तो सेक्शन 35 को अगर आप रीड करेंगे तो सिमिलर इंटेंशन के बारे में आपको बता दिया गया है कि व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। बहुत ध्यान से समझना जरूर इस बात को। उन्होंने कहा कि व्हेन सच एक्ट, जबकि ऐसा कोई कार्य केवल इसलिए क्रिमिनल है, रीजन क्या है उसका, कि ये केवल किस लिए किया जा रहा है, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, इसलिए ये क्रिमिनल है। फर्क यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सबसे पहला कि सेक्शन 34 जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि जब कोई आपराधिक कृत्य, मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट, तो सेक्शन 34 जब लगाया जाता है, जब किसी क्रिमिनल एक्ट को किया जाता है तब 34 लगाया जाता है। लेकिन यहां पर कोई एक्ट जो किया जा रहा है वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है इसलिए वो क्रिमिनल है। ये फर्स्ट डिफरेंस मिलता है आपको सेक्शन 34 एंड 35।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 34 में जो भी एक्ट किया जाता है वो क्रिमिनल एक्ट होता है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट होता है, इसलिए वहां पर कॉमन इंटेंशन होता है। लेकिन सेक्शन 35 में कोई भी एक्ट जो किया जाता है वो क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन वो क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया जाता है, इसलिए वो क्रिमिनल होता है और सेक्शन 35 की जॉइंट लायबिलिटी वहां पर बनती है। तो उन्होंने कहा कि वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन is done by several person, एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, is done by several person, each of such person who join in the act with the such knowledge or intention, जबकि ऐसा व्यक्ति इस नॉलेज या इंटेंशन के साथ उसमें शामिल होता है, is liable for the act is the same manner is the act were done by him alone with that knowledge or intention। तो ऐसा माना जाएगा कि उन सभी व्यक्तियों ने अपने सेल्फ अलोन इंडिविजुअल क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो एक्ट यहाँ पर किया हुआ है। ये कहता है आपका सिमिलर इंटेंशन और सिमिलर नॉलेज। क्लियर बात यहाँ पर। तो ये सेक्शन 34 और 35 में आपको देखना पड़ेगा। सेक्शन 34 और 35 के बीच में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस डिफरेंस को क्रिएट किया गया किसमें, महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में। सबसे पहले महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में सबसे पहले इसको क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन किया गया। क्या था महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाला केस, इसको इस तरीके से समझिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो पार्टीज मिलेंगी आपको, एक अल्लाहदाद मिलेंगे और आपको एक हमीदुल्लाह मिलेंगे। दो पर्सन है, एक और दो। इस बात को समझना कि इन दोनों अल्लाहदाद की डेथ हो जाती है, हमीदुल्लाह यहाँ पर उसको ग्रीवियस इंजरी हो जाती है या ग्रीवियस हर्ट हो जाते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं इसको। अब देखिए क्या हुआ कि अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह एक खेत पर जा रहे थे कुछ फसल काटने के लिए। वो खेत किसका था, मोहम्मद हुसैन शाह का केस था, खेत था वो, ठीक है, एक फील्ड था, एक प्रॉपर्टी थी। जब ये लोग वहां से निकल रहे थे तो साथ में रास्ते में मोहम्मद हुसैन शाह ने इनको मना किया कि आप मेरे खेत से कोई फसल या कोई भी क्रॉप वहां से मत काटिएगा या वहां से मत ले जाइएगा, जो कि अब फिर भी लेकिन ये नहीं माने। तो ये जब वहां पर फसल काटने के बाद अल्लाहदा और हमीदुल्लाह जब रिटर्न आ रहे थे तो मोहम्मद हुसैन शाह ने इनको रोका और इनसे फसल वापस देने को कहा। इन दोनों ने मना कर दिया। इस बीच में इन दोनों के बीच में हमें मोहम्मद हुसैन शाह और अल्लाहदा और हमीदुल्लाह के बीच में कुछ मारपीट हुई, कुछ झड़प हुई। हमीदुल्लाह ने चिल्लाना स्टार्ट किया। इसकी आवाज़ सुन के इनका भतीजा गुलाम कासिम शाह वहाँ पर आ जाता है। गुलाम कासिम शाह वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और गुलाम कासिम शाह और इन दोनों के बीच में कुछ झड़प हो जाती है। इस बात को देखते हुए गुलाम शाह ने फिर चिल्लाना स्टार्ट किया और अपने दो भतीजे या दो सहयोगियों को बुला लिया जिनका नाम था वली शाह और मोहम्मद शाह। वली शाह और मोहम्मद शाह इनकी आवाज़ सुन के आए और वहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वली शाह और मोहम्मद शाह ने क्या किया कि वली शाह ने अब अल्लाहदाद जो था आपका, वली शाह ने क्या किया, अल्लाहदाद को गोली मारी और महबूब शाह ने किसको गोली लगा दी, हमीदुल्लाह को, ठीक है। तो वली शाह ने अल्लाहदाद पर जब गोली चलाई जिससे इसकी मौत हो गई, ये इसकी डेथ हो गई, ठीक है, वली शाह की गोली से डेथ हो गई। लेकिन महबूब शाह ने जो गोली चलाई थी इससे हमीदुल्लाह की डेथ नहीं हुई, जबकि क्या हो गया, उसको कोई ग्रीवियस इंजरी हो गई, उसको कोई घोर उपाहति हो गई। तो ऐसे केस में क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना जरा इस बात को। वली शाह जो था आपका ये फरार हो गया, इसको फरार कर दिया गया, फरार हो गया, ये कभी पकड़ाई में नहीं आया। अब बात आती है कि महबूब शाह के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाने की बात आती है कि महबूब शाह ने कौन सा अपराध किया। तो महबूब शाह के बारे में जो है सेक्शन 302 सेक्शन 34 के लिए इसको चार्ज किया गया, ठीक है, कि किसकी मौत के लिए, अल्लाहदा की मौत के लिए, ठीक है, महबूब शाह को यहाँ पर। तो कोर्ट ने इस बात को देखा कि भाई सिंपल हर्ट की अगर बात करें या ग्रीवियस हर्ट की अगर आप बात करें तब तो महबूब शाह को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 302 के लिए महबूब शाह को चार्ज करना या महबूब शाह के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश करना ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 34 में अगर आप देखेंगे कॉमन इंटेंशन को अगर आपको साबित करना है तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या वहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था इस एक्ट के बारे में, तो नहीं हुआ था, ठीक है, तो नहीं हुआ था, ये केस आता है। तो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया और सेक्शन 34 और 35 के बीच में उन्होंने क्या किया, सेक्शन 34 और 35 के बीच में यहाँ पर अंतर स्थापित किया, ठीक है, सेक्शन 35 में अंतर स्थापित किया और बहुत सारी गाइडलाइंस वहाँ पर दी कि सेक्शन 34 और 35 में किस तरीके से चार्ज वहाँ पर लगाएंगे। तो महबूब शाह को क्या कर दिया गया, सेक्शन 34 की क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री किया गया क्योंकि सेक्शन 34 का चार्ज यहाँ पर नहीं बनता है।
क्लियर बात। तो ये तो बात थी आपकी महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस की। अब इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको केस यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी स्टोरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके साथ अगर आप दूसरी स्टोरी को देखेंगे तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर मिलेगी। वो क्या मिलेगा, मैं एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। सेक्शन 35 को अगर आपको समझना है, सेक्शन 35 को अगर आपको समझना है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं, एक बहू होती है, एक सास होती हैं और एक सास की बेटी होती है, मतलब एक ननद होती है। सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा आपके पास जो सारी ज्वेलरी है, जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी गहने हैं, वो सब आप हमें दे दीजिए, ठीक है, जब आपको जरूरत होगी तो आप मुझसे ले लेना। बहू ने वो सारे के सारे गहने सास को दिए, तो सास ने कहा एक काम करिए, आप ये गहने किसको दे दीजिए, ननद को दे दीजिए। तो बहू ने वो सारे के सारे गहने किसको दे दिए, ननद को दे दिए। और ननद से कहा सास ने कि आप इसको जाके हमारे अलमीरा में रख दीजिए और उसका लॉक लगा के चाबी मुझे दे दीजिए। ननद ने वैसा ही किया। अब कुछ समय बाद बहू ने जब अपनी सास से ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी जो है रिटर्न ली, मांगी वहां पर उनसे, तो सास ने देने से मना कर दिया। सास बहू के बीच में खूब झगड़ा हुआ। बहू ने जाके सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज की उन्होंने सेक्शन 406 और ननद के ऊपर भी चार्ज लगाया विद सेक्शन 35 कि इनको भी पता था। अब यहां पर देखेंगे ननद का जो एक्ट था, जाके किसी भी ज्वेलरी को अलमारी में रखना, किसी भी ज्वेलरी को जाके अलमारी में रखना, ये कोई इस तरीके से कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं था, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था, ठीक है, कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं था, कोई भी क्रिमिनल एक्ट ये नहीं था। तो ऐसे केस में ननद ने तो कोई एक्ट नहीं किया। लेकिन सेक्शन 35 कहता है कि आपका एक्ट केवल इसलिए पनिशेबल है क्योंकि आपने कैसे किया, क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया। तो यदि ननद को अपनी माता जी के बारे में, ननद को अपनी माता जी के क्रिमिनल नॉलेज इंटेंशन का पता था, या दोनों ने मिलके काम किया था, या मिलके काम नहीं किया था लेकिन ननद को पता था कि माता जी या सास बहू को गहने वापस नहीं करने वाली है, तो ऐसे केस में क्या लगेगा, सेक्शन 35 का चार्ज लगेगा। लेकिन यदि ननद को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो 1 या 2 दिन के लिए अपने घर आई हुई थी, ठीक है, तो ऐसे केस में कुछ भी यहां पर पता नहीं था, तो ननद के ऊपर सेक्शन 406 रीड विद सेक्शन 35 का कोई भी चार्ज नहीं बनेगा। ये है आपका सेक्शन 35 का एसेंस यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 34 और 35 में क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट यहां पर कर पाएंगे। तो ये जरा ध्यान रखना, इस तरीके से जो बेसिक डिफरेंस सेक्शन 34 और 35 में ये होता है कि सेक्शन 34 में जो एक्ट किया जाता है वो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्ट होता है, लेकिन सेक्शन 35 में जो एक्ट किया जाता है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 34 में जो एक्ट किया जाता है विद कॉमन इंटेंशन किया जाता है, मतलब इसका मतलब है कि सभी लोगों का इंटेंशन कैसा होता है, एक जैसा होता है। लेकिन सेक्शन 35 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 35 में ऐसा ना होके, सेक्शन 35 में ये होता है कि अगर आपका एक्ट जो है वो वैसे तो आपका क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट इसलिए होता है क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया गया है। तो ये था आपका सेक्शन 34 और 35। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।